हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12 का इंडियन इको एंड डेवलपमेंट का चैप्टर 3, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखिए, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, तो किसी किसी बुक में आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी दिया होगा। तो आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल लीजिए, ठीक ठीक है, या फिर एलपीजी बोल लीजिए। ये आया कब था? ये आया था 24 जुलाई 1991 को हमारे इंडिया में, भारत में। देखिए, 3 एलिमेंट्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, एलपीजी से पहले 3 चीज़ें थी। एलपीक्यू थी, तो एल जो था वो लाइसेंसिंग के लिए था, पी जो था वो परमिट, और क्यू कोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए, रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाया गया हमारे इंडिया में। ठीक है, देखिए, पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही लो था, बहुत ही नीचे था, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था, जैसा कि आपको पता है, कुछ ही चीज़ों में लगी हुई थी, जैसे कि रेलवेज, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें में लगी थी, जैसे कि आपको पता है। डिफिसाइट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, जो पेमेंट था हमारा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो उसमें बहुत ही दिक्कत आ गया, बहुत ही कम था हमारे पास, जिसकी वजह से अभी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा, मतलब एलपीजी लाना पड़ा। थर्ड है हाई बर्टन ऑफ डेट, यानी कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। हम लोन ले रहे थे तभी अपना गुजारा कर पा रहे थे, और उसी लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे थे, तब हमारा डेट ट्रैप हो जा रहा था। फोर्थ है हाई इन्फ्लेशन। इतना सब कुछ के बावजूद हमारी कंट्री में जो थी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, इस वजह से भी हमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लाना पड़ा। फिफ्थ है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब विदेशी जो मुद्रा थी, बाहर की जो करेंसी थी, वो भी हमारे पास बहुत कम थी, इसलिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा हम कर नहीं पा रहे थे। ओके, अब देखिए, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंडर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। तो देखिए, पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब इंडस्ट्री के लिए। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए। थर्ड है फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म, या फिर इसको टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं। फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। देखिए, इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की, यानी कि इंडस्ट्री में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है, देखिए, लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन ये होता है कि आप ट्रेड से जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी वो है बंद, वो हटा रहे हैं, लिबरलाइज कर दे रहे हैं, सब कुछ छूट दे रहे हैं। ठीक है, कि आप हर कोई बिजनेस अपना कर सकता है। ठीक है, पहला आता है, देखिए, इसमें रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जैसा कि आपको पता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ताकि हर चीज़ के लिए एक्सपेंशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड एग्जिस्टिंग ऑफ वंस, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए हमारा लेना पड़ता था लाइसेंसिंग, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया। अब हर कोई इंडस्ट्री अपनी लगा सकता था। ठीक है, सेकंड है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल में डिक्रीज कर दिया। ठीक है, कम जगह पे वो लगी हुई थी। थर्ड है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फिर से लाया गया, डी रिजर्वेशन किया गया, क्योंकि वो पिछड़ेपन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब पिछड़ेपन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सही थी। ठीक है, फोर्थ है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP 1969। इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट में क्या था वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी के अंदर आता है, देखिए, सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो पहला है चेंज इन रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। अब देखिए, RBI का पहले क्या काम था कि वो सबको रेगुलेट करता था, सब पे नज़र रखता था, बहुत ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता था। लेकिन अब वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया, सबको देखने लगा कहाँ कहाँ क्या काम सही से हो रहा है, किसको हेल्प चाहिए। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा। तो अब ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे काम थे जो कि बैंकों को उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद भी कर सकते थे। अब देखिए, सेकंड है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पहले क्या था कि ज़्यादा बैंक्स प्राइवेट नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स फिर आने लगे। जैसे कि आपको पता है, SBI है हमारा, ये ICI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब। ठीक है, थर्ड है इंक्रीज लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था अप टू 74% हो गया था कि फॉरेनर आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 74% तक। लेकिन अब क्या है, अब 100% हो गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, पहले उनको आने नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती, इसलिए वो आते भी नहीं थे, इन्वेस्ट भी नहीं करते थे। अब देखिए, लिबरलाइजेशन के ही अंदर आता है थर्ड, टैक्स रिफॉर्म। देखिए, फर्स्ट है रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बहुत बर्डन आता था उसको कम किया गया, उसमें सुधार किया गया। सेकेंड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस लाइक जीएसटी वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017 बाय मर्जिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए प्रोसेस भी सिंपल कर दिया गया, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो गुड्स सर्विस टैक्स लागू जो किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को लाया गया था बाय मर्जिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसा कि आपको पता है हर जगह अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने पड़ते थे हर एक कदम पे, इसलिए सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के वन सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म या फिर ट्रेड रिफॉर्म बोल लीजिए फोर्थ। तो इसमें डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपी का डीवैल्यूएशन किया गया, मतलब इसकी वो घटा दी गई, वैल्यू घटा दी गई। क्यों? मतलब $1 के पहले अगर 70 है, पहले मतलब अगर अगर अभी 70 है तो अब 65 या 60 होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि फ़ॉरेनर आके हमारी चीज़ें खरीदेंगे, हमारे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि फ़ॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है। सेकंड है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी लगते थे, जो भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज करते थे, उसको हटा दिया गया। ठीक है। थर्ड है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। जब हम इम्पोर्ट करते थे तब भी ज़्यादा पैसे लगते थे, उसको भी हटा दिया गया, उस पर भी चार्ज लगाते थे। फोर्थ है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देखिए क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कोटा, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे से कोटा हटा दिया गया। पहले क्या था ना कि आप इतने ही यूनिट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवा सकते हो या कर सकते हो, उसको हटा दिया गया ट्रेड रिफॉर्म्स में। तो अब ट्रेड हमारा और आसान हो गया लिबरलाइजेशन से। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ है रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। इम्पोर्ट के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, अगर दूसरे कंट्री में जाना हो या कुछ हमें अपना सामान भिजवाना हो तो उसमें भी कमी आई, उसमें भी हमें रिलैक्सेशन हुआ, आराम मिला। ठीक है। अब देखिए लिबरलाइजेशन तो पढ़ लिया क्या होता है, अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है प्राइवेट मतलब अपना। इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसमें यह है कि जितना भी ओनरशिप होता है, स्वामित्व होता है, अपना मालिक जो होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, वो सब प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के पास चला जाता है। जैसे कि क्या क्या जाता है, कंट्रोल एक तो, फिर मैनेजमेंट और ओनरशिप। समझ गए? अब देखिए प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज। ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। पहला ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अपना मालिकाना हक दे दिया आपने, जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपने उसके नाम कर दिया। ठीक है। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर के अंडर जितने भी कंपनी आती थी, जितने भी चीज़ें आती थी, उसका प्राइवेटाइजेशन करना, वो गवर्नमेंट के हाथ में ना रह के प्राइवेट सेक्टर में चले जाना। ठीक है। तो देखिए इसमें आता है एक डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पीएसयू टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है, मान लीजिए कि आपका कोई इक्विटी या शेयर है गवर्नमेंट का, तो वो क्या करे, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो क्या करती है, इसके कुछ शेयर्स जो होते हैं ना वो पब्लिक को बेच देती है। ठीक है। उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन की। जो प्राइवेटाइजेशन लाया था उसका एडवांटेज क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ। अब देखिए पहला रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। बजट में कुछ डेफिसिट आ जाता था, जब बजट बनाते थे तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता, तो इस नुकसान को भी कम किया प्राइवेटाइजेशन ने। सेकंड आता है बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी। जो अब मैनेजमेंट हो गया था बहुत ही अच्छा हो गया था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अब गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी नहीं, ज़्यादा चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर के पास थी, तो बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही थी, मैनेज कर रही थी चीज़ों की। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि अपने फ़ायदा देखता है और तुरंत डिसीजन बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को आराम से उस पर सोच विचार करके बहुत ज़्यादा टाइम लगा के डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ है प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही जाएगा ना, तो वो तो भाई अपना जो डिसीजन लेगा वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होगा, मतलब अपना प्रॉफिट ही देखेगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए एडवांटेज पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पहला है देखिए लोप साइडेड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वन साइडेड और अनइक्वल। कुछ ऐसे हाथों में चली गई इंडस्ट्रियाँ, कुछ मतलब इकोनॉमी जो हुआ वो लोप साइडेड ग्रोथ हुआ, क्योंकि ज़्यादा अपना लोग फ़ायदा देखते थे, इसी की वजह से जो ग्रोथ हुआ वो अनइक्वल हुआ, बराबर नहीं हुआ। सेकंड है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। पब्लिक सेक्टर क्या करती है, जब वो कंपनी कोई खड़ा करते हैं या कुछ नई चीज़ करती है तो उसमें लोगों को जॉब देती है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री है, लेकिन फिर भी अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीज़ें चली गई हैं, तो वो क्या करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे। इसकी वजह से जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट।
थर्ड है सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड। अब भाई प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया प्राइवेट मतलब चीज़ें पब्लिक सेक्टर वाली, तो वो क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर थोड़ी देखेंगे, वो तो बोलेंगे मुझे अपना फ़ायदा चाहिए, सोशल वेलफेयर चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ है देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखिए इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा मतलब सही हुआ, क्योंकि प्रॉफिट आने लगा, पैसा आने लगा, सब कुछ आने लगा, ट्रेड ये सब आसान हो गया, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई चीज़ें। ओके। अब देखिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्लोबलाइजेशन और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट में। ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे नहीं, पहले दोस्तों को वीडियो शेयर करो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, और हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को भी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और जो भी ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, उसका मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।